सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दीज आर द टॉपिक्स द हिंदू के जो टॉपिक्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाउ ओलंपिक सिटीज़ आर सेलेक्टेड, किस तरीके से ओलंपिक सिटीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। देन वी हैव सिम कार्ड्स के ऊपर कुछ टॉपिक्स हैं। फिर लायापुन और टाइम क्या होता है, बॉल लाइटनिंग क्या होती है, ग्लोब इन हिमालयन रीजन। अब खास तौर से जैसे बॉल लाइटनिंग के बारे में, अब इसको सुनते ही आप के मन के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है कि बेसिकली बॉल लाइटनिंग किससे रिलेटेड, हाउ इट इज़ रिलेटेड, हाउ इट इज़ लिंक्ड विथ, एंड इट इज़ लाइक इट इज़ समहाउ रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर एज वेल। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में कि बॉल लाइटनिंग क्या है, लाइपुन और टाइम क्या है, सिम कार्ड्स के बारे में। ये GLOF पे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, और यहाँ पे अगर आप GLFO इन हिमालयन रीजन की बात करो, सो अगेन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, है ना। तो GLFO के बारे में कुछ और भी पॉइंट्स, और मेंस का मैंने एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम और किया है, और है ना, तो वो भी आप लोग को यू हैव टू गो थ्रू इट। क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कहाँ अपलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देख लो, आज मेंस का जो क्वेश्चन है आपके लिए, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल इवेंट हैज़ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओनली। सोच के लिखना है, इंडिया ओलंपिक गेम्स के लिए 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए अपने आप को थोड़ा सा मतलब उस प्रपोजल में रख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर है तो क्या इसके सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही हैं, ये आपको बड़ा आंसर लिखना है, 250 शब्द में लिखना है, और है ना स्पोर्ट्स इवेंट के कंटेक्स्ट में लिखना है। तो स्पोर्ट्स इवेंट के कंटेक्स्ट में इंडिया तो जो एक प्रकार से वी कैन से वी आर ऑप्टिंग दिस अप्रोच कि ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करें, और ये जो स्पोर्ट्स इवेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या वो बेनिफिट्स मात्र इकोनॉमिक लेवल पे हैं, कि इसके और भी कई प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके होंगे। तो ये आंसर आपको लिखना है, और आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं, और आप अपने आंसर इवेलुएट भी करवा सकते हैं, आप अपना आंसर चेक भी करवा सकते हैं। और रेगुलर बेसिस में मैंने डे 1 की और डे 2 की कॉपीज चेक कर ली हैं। कल क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं आया तो क्वेश्चन मैं नहीं दे पाया आकलन सीरीज़ के अंदर, आज क्वेश्चन आपका अपलोड हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपको लिखना है जो मैंने आपको दिया है। अपने आंसर को आप इवेलुएट भी करा सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है, गूगल स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। अब जब जाओगे तो यहाँ पे एक कोर्स है डेली आंसर रिव्यू का, उसको आप लोग चूज़ करो, और उसमें डेली आंसर आपका चेक होगा। तो डेली मेंस 2024-2025 ये जो आप टारगेट अगर कर रहे हो, इसका प्राइस मैंने 899 रखा है। तो ये इसमें आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं जब आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे और इवेलुएट करवा सकते हैं। आपका आंसर रेगुलर जो है चेक होगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारी कॉपीज़ रहती हैं। डे 1 और डे 2 दोनों के ऑलमोस्ट चेक होंगे, कुछ थोड़ी बहुत बची हैं डे 2 की, और डे 3 का भी मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिया था, और डे 4 आज हम लोग अपलोड जो है वो मैं कर दूंगा। बट यही क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद आकलन सीरीज का आपको हिस्सा बनना है। आई होप आप सेकेंड टेस्ट के लिए तैयार हैं। इसी संडे को सेकेंड टेस्ट होना है। ये जो आपका टेस्ट सीरीज है करंट अफेयर्स प्लस नाम से, और ये एडवांस करंट अफेयर्स पे बेस्ड है। 50 टेस्ट होंगे, इसका प्राइस भी बहुत कम मैंने रखा है। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके प्लीज़, अगर आप 24-25 की तैयारी कर रहे हो, खास तौर से 24 की कर रहे हो, इसको मिस मत करना। इसमें लगभग 3000 से 4000 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, और फिर जब मैं कोर्स लेकर आऊँगा एक्सप्लेनेटरी कोर्स, तो वो फिर आपको बहुत बेनिफिट करेगा। फिर ये चीज़ें आपसे बाद में फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे जब एग्ज़ाम बहुत क्लोज आ जाएगा। और दूसरी चीज़, फिर मैं इसमें आपको एक बुकलेट भी दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो उससे फिर फटाफट आप रिवाइज कर लोगे। तो यहाँ पे संडे को नेक्स्ट टेस्ट है, तो संडे को आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट जो है करना है। इसका पहला टेस्ट हो चुका है, अगर नहीं आपने किया है तो अभी भी आप कर सकते हो अटेम्प्ट उसको। इसमें फिर आप देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एडवांस करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आपका टॉपिक्स अलग अलग जगह से फ्रेम होते हैं, और उसमें कई सारे सोर्सेस जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ ओलंपिक सिटीज़ आर सेलेक्टेड। अच्छा टॉपिक है। यूपीएससी में आज के समय में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बहुत अधिक प्रश्न आ जाता है। ऐसी चीज़ें जो मतलब ऐसे इवेंट्स हैं, अब जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि इंडिया क्या, जो ओलंपिक सिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इंडिया भी हिस्सा बनना चाह रहा है। 2036 में अहमदाबाद के अंदर आपका जो आप कह सकते हैं कि एम है कि अहमदाबाद के अंदर आपका टेस्ट जो ओलंपिक इवेंट्स है उसको होस्ट किया जाए, अहमदाबाद के अंदर वो होस्ट किया जाएगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वो सिलेक्शन होता है, तो कई बार इसमें ही लिखने के लिए जो कैसे, जैसे कोई मेजर स्पोर्ट्स इवेंट पे चर्चा जब होती है तो उसमें लोग प्रश्न बना देते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में बना दें चाहे वो मेंस में बना दें। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लेट्स सी, अब यहाँ पे देखो चीज़ें न्यूज़ में क्यों है। अब यहाँ पे आप इस
टॉपिक को मिसलेनियस में भी नोट कर सकते हो, इसमें प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और इसमें मेंस का भी प्रश्न बन सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना इंटेंशन रखा कि जो ओलंपिक गेम्स है वो 2036 तक, अभी ऐसा नहीं है कि अगले ओलंपिक गेम्स में ही हम कह दें कि हम कैपेबल हैं। बड़ी इवेंट्स होती हैं, इसमें 10-15 साल लग जाते हैं और तब उनको होस्टिंग के राइट्स मिलते हैं और इसके प्रोसेस बहुत ही टफ होता है। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा हम लोग क्योंकि पेपर में आया है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ओपनिंग सेरेमनी थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जो मुंबई में सेशन हुआ, तो उसमें इंडिया ने इस बात को रखा और बहुत हाई पॉसिबिलिटी, जब हम G20 तक के इवेंट इंडिया में अच्छे तरीके से होस्ट किया तो ऐसी स्थिति में देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इंडिया को ये चीज़ मिल जाए। अब देखो 2036 में कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, बट एटलीस्ट हम इस इवेंट को अगर हम करते हैं, कॉमनवेल्थ जैसी स्थिति ना हो जहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो करप्शन चार्जेस और बहुत ही सारी चीज़ें हुई थी, तो वैसी स्थिति ना हो, ऐसा हमें देखना, क्योंकि वो जो स्थिति बनी थी और इतना अधिक करप्शन चार्जेस आए थे, उस वजह से भी एक बहुत नेगेटिव इमेज इंडिया की बनी है। तो हम अगर इस इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हमें कुछ लेवल पे कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट चाहे इंडिया के अंदर हो रहे हैं, चाहे जैसे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, और भी कई इवेंट्स हैं जो भी चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, उसे अच्छा करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इंडिया ने कहा कि 2029 का जो आपका यूथ ओलंपिक है उसका भी हम हिस्सा बनने के लिए तैयार है, मतलब इसको ऑर्गेनाइज भी हम कर सकते हैं, जो कि 2030 में आपका शेड्यूल्ड है। अभी अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान में ही ओलंपिक आपकी होस्ट हुई है, विद जापान होस्टिंग द गेम ट्वाइस। इसमें से जापान ही ऐसा जहाँ पे 2 बार गेम्स आपके हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, इतने बड़े इवेंट्स को कोई देश अगर होस्ट करता है तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा अचीवमेंट है। इंडिया भी ट्राई करेगा कि इंडिया के अंदर भी ये सारे इवेंट्स हो, बट इसके लिए काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है कि किस तरीके से जो ये इवेंट्स, जब आप कह सकते हैं जब भी जनरली इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो पहले एक ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद पॉइंट्स भी हाईलाइटेड है तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक फ्यूचर होस्ट कमीशन होता है, मतलब एक जैसे मान लो ओलंपिक जो है, ओलंपिक की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो एक फ्यूचर होस्ट कमीशन का गठन करती है और उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, कोई देश कहेगा हम करने के लिए तैयार है, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उनसे कंटिन्यूस डायलॉग होता है। उसके बाद क्या है, फिर कंटिन्यूस उसकी मॉनिटरिंग और एनालिसिस आपकी की जाती है। फिर ये देखा जाता है कि होस्ट कमीशन के द्वारा कि किसी इस देश में अगर हम करवाते हैं तो इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है और इसमें कितनी फिजिबिलिटी हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस है, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन की कमेटी की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो भी आपका कह सकते हैं कि जो प्रिफर्ड होस्ट होते हैं उनसे बातचीत होती है। फिर आपका जो प्रिफर्ड होस्ट हैं उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स से सबमिट किए जाते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें सुविधाएं रहेंगी, ये हम प्रोवाइड करेंगे, ये गारंटीज है, बहुत सारी चीज़ें जो भी ऑप्शंस है वो दिए जाते हैं। फिर फ्यूचर होस्ट कमीशन इवेल्युएट करती है, विजिट करती है अगर ज़रूरत है, और फिर आपका जो प्रिफर्ड होस्ट है उसको सेलेक्ट करके और जो भी होस्ट है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये आपका किसी को इवेंट कि ये देश इस इवेंट को करेगा तो आपके पास इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा आपका फ्यूचर होस्ट कमीशन का गठन होता है, बातचीत होती है, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी सारी उनके डॉक्यूमेंट्स और इन सबको देख के फिर एक आपका जो भी होस्ट कंट्री है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, कल आपका सेशन, आप में से कई मैसेज, सर कल का सेशन क्यों नहीं लिया, अभी पेपर ही नहीं आया तो मैं कैसे सेशन ले लूँ, कल न्यूज़पेपर पब्लिश आपका नहीं हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब चलो देखते हैं नई अप्रोच की बात करें, व्हाट वाज द न्यू अप्रोच। अब नई अप्रोच, पुराना अप्रोच भी इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे होता था, अब नए अप्रोच की जब जो अभी लागू हुई है तो ये नया अप्रोच क्या है। तो नया अप्रोच बेसिकली इसमें 3 मेजर पार्ट रखे जाते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो सभी को पता है, सस्टेनेबिलिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसपे एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, ये सब भी चीज़ देखी जाएगी, और एक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये 3 मेजर चीज़ें जो है आपकी फोकस की जाती है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और मोटो क्या है, द गेम्स अडाप्ट टू द रीजन डज नॉट अडाप्ट टू द गेम्स। बहुत अच्छी बात लिखी है। ये क्या है, ये मोटो रखा गया है कि मतलब जो भी गेम्स कराए जाएंगे वो उस रीजन को ध्यान में रखते हुए, ना कि मतलब आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि गेम्स को ध्यान में रखते हुए पूरा जो रीजन है उस पर पूरा बदलाव किया जाए। इवन जैसे मान लो, जैसे
मान लो कोई भी इवेंट होता है तो उसमें जिस रीजन में भी वो होगा तो उस रीजन के भी कुछ कल्चरल कंटेक्स्ट और उन सब चीज़ों को मान लो थीम में रख दिया, या स्टेडियम में जो भी कल्चरल कंटेक्स्ट है उसको कंसिडर किया, ये सब मतलब थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। जो ये नया अप्रोच है इसमें ये सब चीज़ें हाईलाइट की गई। सो हाउ हैज़ द प्रोसेस बिकम फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल ये कैसे हो गया? फ्लेक्सिबल के लिए कहा गया कि इसमें एक 7 ईयर रूल्स था। 7 ईयर रूल्स का मतलब कि जैसे मान लो कि अगर किसी को सेलेक्ट करना 7 साल पहले हो जाता है, तो अगर मतलब अगर एक डेडलाइन रहेगी कि 7 साल ऑलमोस्ट मिलेंगे उस देश को जिसे ओलंपिक का इवेंट होल्ड करना है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी को एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसमें और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी दी गई है जब होस्ट को डिसाइड करना है। तो इट मीन्स ये लगभग इवन 2030 के बाद भी 2036 के एडिशन के लिए जो होस्ट है उसको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऐड ऑन किया गया है जो कि पहले आपका नहीं था। अब इसमें दो, इट इज़ नाउ अ 2 स्टेज प्रोसेस। पहला कंटिन्यूस बातचीत होगी जैसे हमने देखा, और एक टारगेटेड जो है आपकी बातचीत होगी। तो बातचीत मान लो होस्ट कमीशन का जो गठन है उसके माध्यम से आपका कंटिन्यूस बातचीत होगी। फिर टारगेटेड डायलॉग होगी विदाउट एनी फिक्स्ड डेडलाइन टू एसेस, डिस्कस एंड गाइड पोटेंशियल होस्ट। जो भी पोटेंशियल होस्ट है मतलब जैसे मान लो कि 3-4 लोगों ने नाम सबमिट किया एंड दे कैन बिकम अ होस्ट, ठीक है। प्रिफर्ड होस्ट जो है वो कंसीडर किया गया। अब वो 3-4 प्रिफर्ड जो होस्ट हैं उनसे टारगेटेड बातचीत की जाएगी सर्टेन लेवल पे कि अच्छा ठीक है आपके पास पोटेंशियल है, सारी चीज़ें, बट आपको थोड़ा ये चीज़ें आप कर सकते हो तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं आपको। तो इस टाइप का जो भी गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, वो भी आपका प्रोवाइड किया जाता है। कंटिन्यूस डायलॉग जो है वो इज़ अ नॉन कमिटल स्टेट, नॉट स्पेसिफिक एनी पर्टिकुलर एडिशन। मतलब जैसे कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि मान लो अभी 2036 फिर 2032, मतलब जो भी समय है तो ऐसा नहीं कि 2036 को लेके ही बातचीत करेंगे। जो भी पोटेंशियल होस्ट होंगे उनसे लगातार बातचीत चलती रहेगी। अब उसमें मैं किसी को मान लो एक को 2036 का दे दिया, एक को अगले इवेंट का बना दिया, या एक को उससे पहले वाले को बना दिया, तो ये कंटिन्यूस बातचीत चलती रहती है। मतलब जरूरी नहीं कि 2036 में ही मिले, हो सकता है क्योंकि 7 ईयर रूल तो अब लागू नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो है दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि इवन 2036 के लिए अगर कोई एडिशन के लिए सेलेक्ट हो रहा है तो वो बाद में भी सेलेक्ट हो सकता है। बट जितने भी प्रिफर्ड आपके होस्ट हो सकते हैं उनसे लगातार बातचीत आपकी चलती रहती है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमिटी है एंड होस्ट फ्यूचर होस्ट जो कमीशन है और जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं कि होस्ट का विज़न क्या है, ये सब चीज़ें, उसका लॉन्ग टर्म क्या अप्रोच रहा, क्या पर्पज़ है, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी डिस्कस की जाती हैं। इसके बाद क्या है, इसके लिए पूरा एक प्लान रखा जाता है, सारी क्या क्या लॉजिस्टिक डिटेल्स हैं। मतलब इतना बड़ा इवेंट करना तो आसान काम नहीं है, बड़ा इवेंट है, और जब आप इतने बड़े इवेंट को करते हो तो बहुत सारी लॉजिस्टिक चीज़ें होती हैं, प्लेयर्स को रहना, फिर ट्रांसफ़र करना, स्पोर्ट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक क्या सारी चीज़ें हैं। फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हर एक पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कौन बेटर तरीके से कर सकता है, ऐसा नहीं एक ही जगह पे हो, कैसे कैसे और पॉसिबिलिटी लेकर आई जाती है। इन सब चीज़ों पर आपका लगातार जो मास्टर प्लान है और जो भी लॉजिस्टिक डिटेल्स है उन पर चर्चा की जाती है। जो गेम्स है इट कैन बी प्लान टू हेल्ड अक्रॉस सिटीज़ में अगर देखा जाए तो वो प्लान किया जा सकता है। जरूरी नहीं एक ही जगह पे हो, या एक ही जगह पे भी हो सकता है, ये डिपेंड आपका करता है। जो फ्यूचर होस्ट कमीशन है उसमें एथलीट्स होते हैं, नेशनल ओलंपिक कमेटी, बड़े जो फेडरेशंस होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, वो भी आपका इसका जो है हिस्सा आपका रहते हैं। अब जब एक सीरियसनेस बिड में देखने को मिलती है उसको फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाके, पहले तो कंटिन्यूस डायलॉग होता है, फिर एक टारगेटेड डायलॉग फेस में जाते हैं, और फिर उसमें से जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उन्हें हम प्रिफर्ड होस्ट बोलते हैं। मतलब पहले तो जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ कंटिन्यूस डायलॉग चलता रहेगा, फिर प्रिफर्ड होस्ट होंगे, ठीक है ये 4 लोग 5 लोग हैं, ये होस्ट हो सकते हैं, इनसे बातचीत फिर होती है, उन्हें हम टारगेटेड होस्ट बोलते हैं, और उनके साथ एक टारगेटेड डायलॉग जो है होता है। मतलब जो प्रिफर्ड होस्ट की अगर बात की जाए, इन्हीं से एक टारगेटेड डायलॉग होगा, मतलब जो भी डिटेल्स हैं, गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड आपकी की जाएगी। तो यहाँ पे प्रिफर्ड होस्ट ये टर्म भी आपको याद रखना है। अनलाइक द पास्ट, अगर पास्ट से अगर कंपैरिजन किया जाए, वंस रिजेक्टेड, अगर मान लो किसी को रिजेक्ट किया जाए, वुड बी डिस्करेज फ्रॉम बिडिंग अगेन। नाउ द अदर इंटरेस्टेड पार्टी कैन
कैन कंटिन्यू कंटिन्यूस डायलॉग फॉर फ्यूचर इवेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पास्ट में ऐसा है कि मान लो एक बार किसी को रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर उसको इन्वॉल्व नहीं रखते थे, अब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो कंटिन्यूस डायलॉग कर सकती है। चलो एक बार रिजेक्ट हो गया, नहीं इंक्लूड हुए, अगले एडिशन के लिए अपनी बातचीत करते रहेंगे। तो इससे हो सकता है कि फ्यूचर में कोई जो इवेंट है, मान लो कुछ कमी रह गई है तो उसको दूर करके फ्यूचर के इवेंट का जो होस्टिंग है वो कर सकते हैं। सो टारगेटेड डायलॉग की बात करें तो यहाँ पे वो ज़्यादा, जैसे मान लो कोई 4-5 लोग सेलेक्ट हो गए, अब उनको उन्हीं से टारगेटेड डायलॉग होगा और उन्हें प्रिफर्ड होस्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। देयर इज अगेन नो टाइम फ्रेम फॉर द टारगेटेड डायलॉग, मतलब कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है एंड 12 मंथ से ज़्यादा ही नहीं होना चाहिए। तो अगर टारगेटेड डायलॉग प्रिफर्ड होस्ट से हो रहा है तो वो 12 महीने से जो है ज़्यादा का आपका नहीं हो सकता। उसके बियॉन्ड अगर देखा जाए तो कंटिन्यूस बेसिस में जो आपका कंटिन्यूस डायलॉग है वो आपका चलता रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक डिफरेंट जो प्रपोजल्स हैं उनको देखा जाता है जो ओलंपिक गेम्स है, स्पेसिफिक ओलंपिक जो एडिशंस हैं ओलंपिक गेम्स के, उनको प्रपोजल जो है जो प्रपोजल टू होस्ट स्पेसिफिक एडिशंस, मतलब जो भी प्रपोजल्स हैं उनको देखा जाता है। एंड इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो फिर आपका हिस्सा बनता है। एंड यहीं पे जहाँ पे जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और जब वो आईओसी से बातचीत करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, वहीं से उनको फिर प्रिफर्ड होस्ट की जो है इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा मतलब कई सारी बातें होती हैं टारगेटेड डायलॉग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकोमोडेशन, सिक्योरिटी, या सब चीज़ें आपका देखा जाता है कि अगर मान लो प्लेयर्स आते हैं तो किस प्रकार की उनको सुविधा मिलती है, किस प्रकार की बातचीत आपकी होती है। सो जो फ्यूचर होस्ट कमीशन है ये फिर एक एडवाइजरी रिपोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए रखते हैं कि हमने इनसे ये बातचीत हुई है, ये पॉइंट्स इन्हें रखे हैं। फिर उसके बाद टारगेटेड डायलॉग शुरू होता है प्रिफर्ड होस्ट से, फिर वो डिसीजन मेकिंग होती है, फिर सिलेक्शन होता है और फिर वही आपका एक प्रकार से जो इवेंट है उसको वो होस्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस? तो यहाँ पे कहा गया कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड एनी पब्लिक बैकलैश, होस्ट आर इनकरेज एज फार एज पॉसिबल टू यूज एग्जिस्टिंग टेम्परेरी यूनिट। तो अब इसमें यह भी रहता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप इवेंट कर रहे हो तो जम के पूरा का पूरा शहर ही बदल के रख दो, या फिर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो आप इतना ज़्यादा खर्चा कर दो कि पब्लिक भी फिर उसमें ये रहे कि आपने सारी चीज़ें छोड़ के और पब्लिक का और आपने जो है इसमें सारा पैसा आपने पूरा इस इवेंट पे ही लगा दिया, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास है, ऐसा नहीं कि वो जीरो से शुरू कर रहा है तभी वो प्रिफर्ड डायलॉग या प्रिफर्ड होस्ट का हिस्सा भी बनेगा। अदरवाइज फिर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करे उसके बाद ही उसको वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। इवन इसमें यह है कि एग्जिस्टिंग और टेम्परेरी वेन्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नए वेन्यूज़ बनाए जाएंगे, जो नए वेन्यूज़ जो है उसमें जो एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स हैं, लॉन्ग टर्म जस्टिफिकेशन देना कि ठीक है अगर मान लो हमने ये बनाया, ये सिर्फ ओलंपिक के लिए नहीं है, हम ये बना रहे हैं, इसमें हमारे मेजर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी हम ये सब कार्य कर रहे हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ ओलंपिक इवेंट्स के लिए ही ये सब जो है बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। समर या विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें, फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स मस्ट ऑल्सो एडहेयर टू द क्लाइमेट पॉजिटिव कमिटमेंट, जिसे हम सस्टेनेबिलिटी शब्द इसी के लिए ऐड कर रहे हैं। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखना है, जिसमें इवेंट टेम्परेरी ये वेन्यूज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको सिर्फ ओलंपिक गेम्स तक ही जस्टिफाई नहीं करना, उसको लॉन्ग टर्म जो जस्टिफिकेशन है दैट हैज़ टू बी गिवन। एंड यहाँ पे क्लाइमेट पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ये भी जो है देखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगेन आप सेशन अगर लाइव देख रहे हैं तो, या जो वीडियो आप प्रीमियर हो रहा है तो आप देख रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और आज आपके कई सारे और भी वीडियोज़ आएंगे। कल मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस है उस पर एक वीडियो डाला था, कल न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था। आप लोग जरूर से कमेंट करें, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आकलन सीरीज़ जो है उसका हिस्सा जरूर से बने, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो सौरभ पांडे जो आपका सौरभ पांडे CSE ऐप है, वहाँ डाउनलोड करके आकलन सीरीज़ का हिस्सा बनकर आप अपना आंसर अपलोड करें। प्लीज़ इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, आंसर रेगुलर बेसिस पे लिखते जाएं। धीरे धीरे में इवैल्यूएशन चल रहा है, सारे की कॉपीज़ चेक हो रही हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें उस चीज़ को कि आप अपने आंसर को लिखने की हैबिट ना छोड़ें।
लिखते रहें और आपको लगता है मेरा आंसर इवेल्युएट हो, प्रॉपर तरीके से मुझे मार्क्स मिले, जो कमेंट्स है वो मिले, तो वो फिर आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा बन सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप का। और संडे को जो टेस्ट होना है, प्लीज़ उसके लिए आप एडवांस करंट अफेयर का जो टेस्ट इस संडे को होना है, उसके लिए भी आप सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब इसको आप जितना ज़्यादा तक इग्नोर करेंगे, जितना समय आप देते जाएंगे, एग्ज़ाम जब आएगा उस फिर आप डिफरेंट शॉर्टकट्स की तरफ जाएंगे। तो अभी से अगर आप प्लान करके चलें इन चीज़ों को तो आपके लिए आसान रहेगा। करंट अफेयर्स में भी पकड़ बनी रहेगी और करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा सारा प्लान है और मैं आपको सारा अभी फिलहाल के लिए, जैसे मैंने आपको ये टेस्ट पेपर लॉन्च करा दिए हैं, 50 टेस्ट होंगे, 3-4 हज़ार टॉपिक्स कवर हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। उसके टेस्ट देने के बाद आप जो नए नए चीज़ें आपको लगे उसको नोट कर लें। नोट करने के बाद दोबारा से रीअटेम्प्ट करें और फिर आप जो है कोशिश करें कि आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करें, टेस्ट में आपकी रैंक आए, ऐसा आप सोचें। सो नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द सिम कार्ड। तो यहाँ पे हम लोग सिम कार्ड के ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे ई सिम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस मेंस में तो नहीं, बट हाँ प्रीलिम्स में बनते हैं। सिम कार्ड क्या है? सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जगह हम शॉर्ट फॉर्म इसकी अगर हम बात करें। और यहाँ पे मतलब जनरली क्या होता है कि मतलब किसी भी कंपनी का नेटवर्क है, सिम के माध्यम से वो कनेक्ट हो जाते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, ये सब कॉमन सी बातें हैं सिम की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो जितने भी मोबाइल नंबर है, बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, बिलियंस में यूज़र्स आप कह सकते हैं। अब इतने सारे अगर आपके यूज़र्स हैं तो जितने भी ये आपके यूज़र्स की हम अगर बात करें तो वो सिम कार्ड के माध्यम से ही लिंक हो सकते हैं और लिंक होके अपनी जो भी सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। एंड हर एक जो मतलब सेलुलर नेटवर्क सिटी है वहाँ पे कोई भी नंबर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, IMSI जिसे हम कहते हैं। एंड सिम कार्ड जो है सब्सक्राइबर ID कार्ड है उस सिटी के लिए। मतलब मान लो आप एक सिटी में रहते हो तो सिम कार्ड का एक नंबर होगा जो है ना, और वो एक आप कह सकते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में होगा कि उन्हें पता है कि अच्छा ये सिम इस पर्सन के पास है, उसका सारा डिटेल भी रहता है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है ई सिम का। सिम कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे छोटी साइज़ और बड़ी साइज़ की सिम कार्ड्स तो रही हैं और अब यहाँ पे लेटेस्ट ई सिम की बात की जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी अगर हम ई सिम की बात करें तो यहाँ पे एक पोर्टल जिसे हम कहते हैं UICC करके है, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इज़ लोडेड ऑन UICC दैट इज़ परमानेंटली इंस्टॉल्ड इन द मोबाइल इक्विपमेंट इन द फैक्ट्री इटसेल्फ एंड इट कैन बी रिमूव्ड, इट कांट बी रिमूव्ड, दिस इज़ कॉल्ड EUICC। तो यहाँ पे अब क्या रहता है कि सिम सॉफ्टवेयर है, एक जो सिम का सॉफ्टवेयर है ये लोड किया जाता है टू अ UICC एंड ये क्या है, ये परमानेंटली इंस्टॉल्ड रहता है मोबाइल इक्विपमेंट के अंदर इन द फैक्ट्री इटसेल्फ एंड इट कांट बी रिमूव्ड। इसे हम EUICC शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। जनरली क्या होता है आप ये समझो कि ई सिम में क्या है कि जैसे सिम है उसका एक जैसे आज के समय में कार्ड होता है ना, मोबाइल कार्ड होता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड या इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, कई आज के समय में देखोगे वो डिजिटल कार्ड भी देते हैं जिसका आपके पास ही एक्सेस होता है। तो सिम का भी सेम चीज़ होता है, वो ई सिम फॉर्मेट में होता है, वो फिजिकल उसका नहीं होता बट उसका रोल वही रहता है। कई बार क्या होता है कि लोग मान लो कि आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन बंद है कई समय से, ठीक है, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कई बार कस्टमर केयर को कॉल करके आपके बिहाफ में और ई सिम जनरेट कर ले, फिर OTP वहीं पे आ जाएगा, उसको एक्सेस वो कर सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एक चैलेंजिंग भी बन जाता है। फिर जो यूज़र्स हैं जो भी मोबाइल इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे जिसमें गूगल पिक्सल और आईफोन ये है, दे डोंट हैव टू बॉदर विथ फिजिकल रिप्लेसिंग देयर सिम कार्ड, दे ज्वाइन और स्विच नेटवर्क, instead the network operator simply has to reprogram the eSIM which can also be done remotely। मतलब eSIM के माध्यम से जनरली जैसे अगर आप नया फ़ोन लेते हो, कई ऐसे फ़ोन्स हैं जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप जो भी फ़ोन है उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे सिम नहीं इंजेक्ट किया जाए। जो आपके नाम पे eSIM रजिस्टर्ड है अगर आपने कर रखी है तो वो आपके थ्रू मतलब मान लो कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, उनसे बात करके आप दोबारा से आपके फ़ोन से उसको लिंक किया जा सकता है। तो ये आपको मतलब फिजिकल सिम को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे डायरेक्ट लिंक किया आपका जा सकता है। और कई सारे ऐसे जो फ़ोन्स हैं जो थोड़ा सा मतलब सारे फ़ोन्स में फैसिलिटी नहीं है, कई सारे फ़ोन्स हैं वहाँ पे ये सुविधा आपकी रहेगी। मतलब अब देखो ये प्रश्न तो नहीं बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। प्रीलिम्स में ये, इसमें कोई मेंस का तो देखो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा बहुत आइडिया आपको
रखना है, इसलिए मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ, पेपर में आया भी है। इसमें 2 एडवांटेज होते हैं। ये तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मतलब जैसे मान लो एक सिम है, ख़राब हो गई, उसको तोड़ना, फिर उसके बाद उसमें इतना सारी चीज़ें होती हैं, सर्किट्स का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक्स हैं और ये है, तो उसका एनवायरमेंटल नुकसान होता है। ई सिम में ऐसा कुछ नहीं है, वो जो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक चीज़ क्रिएट की जाती है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंड क्या है कि अगर सपोज अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो हमारे फ़ोन को एक्सेस कर सकता है, सो दे वोंट बी एबल टू सेपरेटली एक्सेस द सिम एप्लीकेशन नॉट बी एबल टू डुप्लीकेट इट। तो मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी पर्सन आपके फ़ोन का एक्सेस हो गया, तो वो चाहे तो वो आपके सिम को, मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फिजिकल सिम को वो डुप्लीकेट कर सकता है या उसको बंद करके नई सिम में साइन करा ले। बट यहाँ पे इट्स नॉट ईजी, ये है क्योंकि इट इज़ लिंक्ड विथ मोबाइल, एक मोबाइल फ़ोन का भी जो आईडी है उससे भी वो जुड़ा रहता है और वो कभी भी बदला जा नहीं सकता है। तो ये सब उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ई सिम्स कैन बी प्रोग्राम्ड बाय सब्सक्राइबर देमसेल्व्स बट दिस प्रोसेस माइट बी डिफिकल्ट फॉर दोज हु डिजिटल लिटरेसी। मतलब अब यही है कि मान लो जो ई सिम है उसको प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अब जो नहीं जानते हैं कैसे हैंडल चीज़ें की जा सकती हैं, तो उनके नाम पे ई सिम इशू हो सकती है और उसका फिर गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और ई सिम जो है इट अलाउ नेटवर्क ऑपरेटर टू अट्रैक्ट सब्सक्राइबर डेटा इंक्लूडिंग इनसाइड ऐप ऑन द डिवाइस स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी लॉ। ये भी एक बड़ा है कि अब जैसे अब ई सिम है आपकी, उसमें डली हुई, मान लो एक जगह पे एक ऐप है, मान लो एयरटेल का ऐप है, उसकी उसी ऐप के अंदर ई सिम आपकी पड़ी हुई है, अब जिसका इस्तेमाल हो रहा है। अब वो कई बार होता है कि वो पूछते हैं कि अगर आपको इसको क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन के सारे डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या। अब वो उस ई सिम के नाम पे वो सारा जो भी सब्सक्राइबर बेस सारा डेटा उनके पास चला जाता है। मान लो डिफरेंट ऐप आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जो डेटा, उस डेटा को भी वो एक्सेस कर सकते हो। और हमारे देश में क्योंकि ऐसा कोई अभी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो ये थोड़ा सा और चिंता का विषय हो जाता है। तो डेटा प्रोटेक्शन भी एक चैलेंज बनता है ई सिम के कंटेक्स्ट में, ये भी आपका हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट सेपरेट्स क्लासिकल एंड क्वांटम क्योर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। सेशन को आप जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ ये जो आप देख रहे हैं मेरे नीचे, तो यहाँ पे जो आकलन सीरीज़ है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये जो स्लाइड है उसमें अपकमिंग लिखा है, इट इज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड। आपके आंसर चेक हो रहे हैं, डे 1 के हो गए हैं, डे 2 के ऑलमोस्ट हो गए हैं, काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं, सबके आंसर चेक करना पड़ता है। कुछ थोड़ी बहुत कॉपीज़ बची हैं, तो दैट आई विल लेट यू नो सौरभ पांडे CSC ऐप के अंदर। सो व्हाट सेपरेट क्लासिकल एंड क्वांटम क्योर्स, उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा मैंने चर्चा कर रखी है। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स मेंशन्ड है, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो एक लिखा है डिटर्मिनिस्टिक क्योर्स। अब यहाँ पे देखो ये शब्द मेंशन है। अब इसमें देखो क्या बोला गया कि अगर आपको जैसे आज का पता है तब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी एल्गोरिदम जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट देम, तो वहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि जैसे x + y हो रहा है और इसका सम a है, अगर a आया तो फ्यूचर में b होगा। तो ये फॉर्मुलेशन है कि अगर x + y है तो a आएगा और a है तो b, फ्यूचर में जो आउटकम b बनेगा। तो अगर ऐसा है तो ये क्या आपको पता है, लाइक द फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड। अगर हमें प्रेजेंट का पता है कि x और y मिलकर a बना रहे हैं तो b जरूर से आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक क्योर्स शब्द भी इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। एंड इफ द प्रेजेंट इज नोन, मतलब थोड़ा बहुत ही हमें प्रेजेंट के बारे में पता है तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज ऑल्सो व्हाट टर्म, इसी को हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब कोई भी सिस्टम है अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। मान लो स्टार्टिंग पॉइंट में, अब जैसे मान लो ये हम कह रहे हैं x + y a बनाता है और फ्यूचर में अगर a बनेगा तो b आउटकम होगा। अब इसका मतलब क्या, b बनने के लिए जरूरी क्या है, a है। अगर ए नहीं होगा तो फ्यूचर में बी आउटकम आएगा कि नहीं हमें नहीं पता। तो ये क्या है कि ऐसी जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसी को हम बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम मतलब इफ़ यू कैन आस्क, लाइक देयर कैन बी अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बटरफ्लाई इफेक्ट में बेसिकली इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू द स्टार्टिंग कंडीशंस। थोड़े बहुत भी अगर चेंजेस इसमें हुए तो आउटकम क्या आएगा फ्यूचर के अंदर, वी कैन नॉट कंक्लूड ऑन इट, ये हम नहीं कह सकते। ऐसा जो मतलब सेंसिटिविटी वाला सिस्टम उसे हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। अब क्या है कि जो सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ एंड विल बी प्रिडिक्टेबल डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स।
मतलब जब हम बात करते हैं जैसे धीरे धीरे सिस्टम का इवोल्यूशन होगा एंड ये कई सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा, हाउ एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली its present state is known, the amount of uncertainty that it can tolerate, and the time factors determined by the dynamics of the system called Lyapunov time. अब देखो इसमें सिंपल सी बात है कि जब भी हम ये बात करते हैं वी आर सेइंग कि अच्छा कि अगर A होगा तभी फिर B होगा, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मतलब आउटकम फ्यूचर में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो मतलब डिपेंड करता है कि मान लो प्रेजेंट जो कंडीशंस हैं, जैसे अगर आप IAS बनोगे कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, और उसमें आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है उस पर क्या पढ़ रहे हो, राइट तरीके से पढ़ रहे हो, राइट तरीके से सेशंस देख रहे हो, राइट तरीके से नोट्स बना रहे हो, ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद कई प्रकार की सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी भी है, सीट्स कितनी आएंगी, ऑप्शनल आप कौन सा चूज करते हो, ऐसे बहुत सारे अनसर्टेनिटी पार्ट भी रहता है। सो कितने अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इट कैन टॉलरेट, एंड द टाइम फैक्टर डिटरमाइंड बाय द डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम। टाइम फैक्टर्स भी है, मतलब कितने समय तक जो डायनेमिज्म है या आप कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, वो जो टाइम पीरियड है जिसे हम लाइपोपिनो टाइम भी कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो भी आपका आउटकम फ्यूचर आउटकम होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन ऑल दीज आस्पेक्ट कि हम प्रेजेंट हमारी स्टेट क्या है, अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है, टाइम फैक्टर्स और ये सब चीज़ें। अब जैसे मान लो कहा गया कि जैसे लैपुनो टाइम के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 मिलीसेकंड के आसपास रहता है, वेदर सिस्टम में इट कैन बी फ्यू डेज, और सोलर सिस्टम में इट कैन बी 14 मिलियन ईयर्स की हम बात करते हैं। लैपुनो टाइम क्या है कि लिमिट्स ऑफ द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, इट इज डिफाइंड एट द टाइम फॉर अ डिस्टेंस बिटवीन नियर बाय ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम टू इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ ई। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बट इतना ध्यान में रखो कि कोई भी सिस्टम है, जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि सूरज है, अब सूरज हमें अर्थ को लाइट देता है, अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। अब प्रेजेंट स्टेट के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में, वो अनसर्टेनिटी कितने समय तक एग्जिस्ट कर सकती है, क्या डिफरेंट आपके आउटकम्स आ सकते हैं जिस पे फ्यूचर का आउटकम डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो जो समय है, जिस समय तक वो अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, और डिफरेंट ट्रजेक्टरीज या डिफरेंट आउटकम जो है वह आ सकते हैं, तो वो समय जो है, ऐसा समय अस्थिरता वाला जो समय है, उसे हम लैपुनो टाइम भी इसके लिए भी जो है हम कहते हैं। अब क्वांटम जो मैकेनिक्स है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, बहुत बार बताया क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, और क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है। पिछली बार भी बहुत बार एक्सप्लेन किया, हर बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और एक क्वांटम टेक्नोलॉजी में बहुत आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी मेंस और प्रीलिम्स में इस एरिया में प्रश्न इस साल या अगले साल कभी भी आ सकता है। सो क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट chaotic, देर इज नो पॉइंटलेस लोकेशन ऑफ अ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें कहा गया इट डिपेंड्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक, है ना। अब इसमें चीज़ें क्या कही, जैसे मान लो हमने ये चीज़ डिस्कस कर रखी है, जो क्वांटम है, क्वांटम मैकेनिक्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कहाँ, जैसे मान लो ये एटम है, और ये एटम है, एटम के अंदर यू हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपके पास क्या है, यू हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकॉज मतलब जो इनके इन पर डिपेंड आपकी करती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पर जो है ये आपका डिपेंड करती है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। अब जो ये डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, अब इनका कोई लोकेशन जो है ना, इट्स नॉट फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट लोकेशंस, एंड ये हम कह सकते हैं ऑल्दो जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बात करेंगे तो उनका हम ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते कि अच्छा इलेक्ट्रॉन यही लोकेटेड है। अटेम्प्ट टू डिटरमाइन देयर लोकेशंस एट अ लेटर पॉइंट, वी ट्राई टू। अब मान लो एनर्जी लेवल पे चेंजेस होंगे, मान लो एक डिफरेंट आपका एक शेल होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी लेवल, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी लेवल पे निर्भर आपका करता है। तो अगर मतलब फिर हम प्रोबेबल जो लोकेशन है वो देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी लेवल, तो ये हम इसे प्रोबेबिलिस्टिक कहते हैं रादर देन क्योटिक। कायोटिक के बारे में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि आप कह सकते हैं कि जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिसमें लैपुनो टाइम, अनसर्टेनिटी और ये सब, वो कायोटिक टाइम उसमें आता है। इन एटम्स इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन क्लाउड्स, एंड ये दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। मान लो ये न्यूक्लियस है, उसी के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ये
कहा जा सकता है कि जो एटम है दे कांट बी क्योटिक बट इट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम फिजिक्स टेक केयर ऑफ विच माइल्ड डिस्टर्बेंस यूजिंग परम्यूटेशन थ्योरी। अब देखो बहुत टेक्निकल है, थोड़े पॉइंट्स नोट कर लो। इसमें देखो कहा गया कि जो एटम है वो खुद क्योटिक नहीं हो सकता है, मतलब इसमें सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे निर्भर करता है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ए का पता है तो ये हम इसका बी का हम जान जाएंगे, मतलब इसका आउटकम जान जाएंगे। मान लो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो हम इसका लोकेशन बता देंगे कि अगली बार ये यहीं होगा। इवन आपको प्रेजेंट स्टेट भी पता होगी ना, तब भी आप उसका फ्यूचर स्टेट नहीं बता सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, सपोज अगर आप देखोगे कि आपका जैसे मान लो ये है, ठीक है, अभी आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस में आपने प्रेजेंट स्टेट जान गए और फिर आप कहोगे ये यहाँ होगा, जरूरी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इट्स एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जो एटम है वो क्योटिक है, इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोबेबिलिस्टिक, और इसमें फिर हम परटर्बेशन थ्योरी होती है, उस बेसिस पे डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्या चेंजेस है हम चीज़ें कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंटेंट देख लो, यहाँ पे कहा गया कि मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें तो परम्यूटेशन जो थ्योरी है इसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की ये लोकेशन है, तो अभी फ्यूचर में क्या लोकेशन हो सकती है, ये हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जो डिफरेंट फैक्टर्स को लेके हम डिसाइड करेंगे। तो इसको हम परम्यूटेशन थ्योरी भी इस तरीके का अप्रोच को कहते हैं। तो देखो ये कुछ टर्म्स हमें पता होना चाहिए, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको इन टॉपिक्स पे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, भागना आपको नहीं है। ये चीज़ें ऐसी है कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन समझ में ना आए, लेकिन जब आप बार बार ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझते हैं तो तभी आप बेटर कर पाओगे। अब अगर आप वन लाइनर कंटेंट के पीछे करंट अफेयर के नाम के भाग रहे हो, यूपीएससी के लिए वो चीज़ें रेलिवेंट इतनी अधिक नहीं होंगी। ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर के अंदर ये आ रही हैं, पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हेडलाइंस की इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, ये ऐसा हमला कर दिया, उसने ऐसा हमला कर दिया, ये सब मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना है। और यही सब चीज़ें एडवांस करंट अफेयर्स का हिस्सा हैं, यही एडवांस पार्ट है। इसका मैं एक थ्योरेटिकल कोर्स भी लेकर आऊँगा प्रीलिम्स के लिए, तो वो आप उसको करना, और इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ डाल दी है, लॉन्च कर दिया, एटलीस्ट आप थोड़ा सा गो थ्रू हो, और उसकी एक बुकलेट आपको दूंगा मैं, बढ़िया तरीके से उससे रिवाइज कर लोगे करंट अफेयर्स में, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रीलिम्स क्लियर करने की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट इसलिए बहुत मैटर करता है, बाकी आप अपने स्टैटिक को जहाँ से भी पढ़ते हो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अब देखो इसमें एक टर्म और यूज्ड है, रेडबर्ग एटम। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, थोड़ा सा क्योंकि कंटेंट ऐसा है, थोड़ा मुझे रीड करना पड़ेगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड to sufficiently high energy level when it is still a part of an atom. A group of energy level could get close to each other in a continuous manner, almost creating a continuous energy level. Atom excited in this way to have a continuum of energy is called a Rydberg atom, and we can apply the principle of classical mechanics to describe it. ठीक है, अब देखो ये क्या बोला, बहुत आसान भाषा में समझना। ठीक है, तो क्या बोला, क्योंकि लैंग्वेज रीड करोगे तभी आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आता भी है रिडबर्ग एटम से रिलेटेड, क्या स्टेटमेंट इसमें से सही है, और न्यूज़पेपर में क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पिछले साल भी उससे रिलेटेड नोबेल प्राइज मिला, इस बार भी मिला है, तो चांसेस बनते हैं ये लोग प्रश्न बना देते हैं। अब सपोज करो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये आपका ये एटम है, इसके डिफरेंट ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब एनर्जी लेवल्स में ये क्या बोल रहा है कि ये मान लो ये एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये इसमें आपको स्पेसिफिकली पता चल रहा है ये 1 है, 2 है, 3 है। एक ऐसी स्थिति आ जाए कि ये जो एनर्जी लेवल है ये बहुत ही क्लोज आ जाए, बहुत ही क्लोज आ जाए, और ऐसा लगे कि ये एनर्जी लेवल एक कंटिन्यूस उसमें है ना, एक कंटिन्यूस उसमें। जैसे मान लो कि आप किसी जगह पे चढ़ रहे हो, सपोज करो आप जा रहे हो, तो आपको पता है एक ये सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े, यहाँ चढ़े। अब क्या कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि बस ऐसे और फिर आप सीधा चढ़ रहे हो, आपको कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो गया, दिस इज कंटिन्यूस। तो ये एटम के केस में जब कंटिन्यूस लेवल ऑफ एनर्जी अचीव होगी, और ऐसे जो एटम होंगे उसी को हम रेडबर्ग एटम्स बोलते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो एक रेयर फॉर्म है लाइटनिंग का, और अगेन आई एम रिपीटिंग, कल न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि दशहरे की छुट्टी ले ली मैंने, न्यूज़पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ तो मैं सेशन नहीं ले पाया, बस यही एक रीज़न है। ठीक है, और कहीं भी कोई पुराने टॉपिक्स पढ़ा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो मतलब अब फिर आपको इस सब के लिए अलर्ट होना चाहिए कि टॉपिक्स जब न्यूज़पेपर ही नहीं आया तो कहाँ से पढ़ लोगे। वो लोग इधर उधर से करके अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मान लो मैं अगर
ये कर सकता था कि मैं आपको इसका टेस्ट सीरीज़ बना देता या कोई टेस्ट पेपर बना देता, बट वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया। बट क्योंकि पेपर पब्लिश नहीं हुआ तो मैं आपके लिए सेशन नहीं ले पाया। रेयर फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, व्हाट इज़ बॉल लाइटनिंग? बॉल लाइटनिंग के कंटेक्स्ट में है तो ये थोड़ा सा आप ये समझो, ये एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है। जैसे आप ये देखोगे ना, ये एक एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है। अब इसमें लाइटनिंग हो रही है, ये बॉल लाइटनिंग का एक इमेज है। मान लो ये एक ऐसा एक एनर्जी बॉल है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि फायर इस टाइप से जा रही है ना, और फिर यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है। और ये कहाँ पे, ये बेसिकली होता कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चीज़ देखने को मिलती है। तो जो बॉल लाइटनिंग है ये रेयर इवेंट होता है और मिस्टीरियस है, जिसे हम बॉल लाइटनिंग भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि एक इम्पैक्ट पॉइंट होता है ऑफ अ फ्लैश, मतलब मान लो ये एक इम्पैक्ट पॉइंट है और इस इम्पैक्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड, मान लो दिस इज़ द इम्पैक्ट पॉइंट, ये आपका इस इम्पैक्ट पॉइंट है। इम्पैक्ट पॉइंट के बाद चीज़ें इस टाइप से मूव कर रही हैं, इट इज़ मूविंग लाइक दिस, ठीक है। यू हैव अ इम्पैक्ट पॉइंट और फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड के बेसिस पे आपका मूव कर रहा है। फिर इट कैन पेनिट्रेट क्लोज विंडो, इट यूजुअली अकम्पनीड बाय, मतलब जैसे ये है और ये इधर मूव करेगा, फिर इस पर साउंड से भी आएगा। एंड ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये फिर ये बड़ा इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। एंड ये जनरली इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है और इसे ग्लोब लाइटनिंग भी एक कहते हैं। और ये जब एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंस जैसे लाइटनिंग की स्थिति आती है तब ऐसा कुछ बन सकता है, जैसे ग्लोब लाइटनिंग भी बोलते हैं, बॉल लाइटनिंग भी हम कहते हैं। और ये जनरली प्लाज्मा का बना होता है, प्लाज्मा का बना होता है, ये ध्यान में रखना, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ प्लाज्मा। किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ प्लाज्मा का बना आपका होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? ये आयन्ड है, चार्ज पार्टिकल्स आप समझ लो, दे आर कंसिडर्ड एज चार्ज पार्टिकल्स, दे आर व्हाट, दे आर चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स इन्हें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मिटिगेटिंग ट्रेजेडी ऑफ हिमालयन रीजन, बहुत चर्चा इस पे हमने ऑलरेडी कर रखी है, इसको आप ज्योग्राफी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। हिमालयन रीजन के अंदर जो भी बड़ी जैसे GLOF की बात की गई, तो ये जो भी है उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं उस पर इसमें बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये आप ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के अंदर नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि ये ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स हैं और यहाँ पे ये ग्लेशियर्स हैं आपके, और ये जो ग्लेशियर्स हैं और ये लेक है, इसे ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। और ये लेक मान लो ये बांध सट है, ये टूट गया तो पानी नीचे चला जाएगा और इससे फ्लड होगी, उसे हम ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब मैंने कवर कर रखा है। अब इसमें देखो, इसमें कुछ चर्चा और भी कर रखी है, इसमें और भी कुछ बातें बोली हैं, वो हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, जैसे सिक्किम में जो हुआ उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ 2023, है ना। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ 2023, मतलब जो भी जगहें हैं कहाँ ग्लेशियर लेक हैं, ये सारा लोकेशन आपको इस एटलस के अंदर मिलेगी। 3 मेजर रिवर बेसिन है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसमें 28,000 ग्लेशियर लेक हैं जो कि 0.25 हेक्टेयर से बड़ी हैं। तो ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ये बड़ा फैक्ट है कि आप कह सकते हो, यू कैन से कि मेजर रिवर बेसिन में उसमें लगभग 28,000 ग्लेशियर लेक्स हैं। उसमें 27% जो है वो इंडिया के अंदर है, 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर, ठीक है। इन इंडिया, इन 6 इंडिया के अंदर 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में है, और इसमें ही ज़्यादातर आपके फ्लडिंग जो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जो भी चैनल्स हैं उसको रेगुलेट करना। मान लो पानी बह के आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज है, सिस्टम बनाएं पानी के निकास के लिए, पंप्स के माध्यम से भी अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसको निकाला जा सके। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको मतलब ऐसे एरियाज़ में मान लो फ्लडिंग का रीजन है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा देखना करना अलाउड हो। एंड सेट स्मॉल कैचमेंट है, मतलब डैम्स बना देना, ठीक है। जैसे मान लो पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, जैसे मान लो ये लेक है और पानी बहुत बड़ी लेक है और पानी बह के बहुत तेज़ी से आ जाए, तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे डैम्स बना रखे हैं तो पानी को होल्ड कर सकता है। तो ये सब स्टेप्स हैं। अगर आपसे पूछे कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम इस फ्लडिंग को रोक सकते हैं, ये तो कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। पाइप के माध्यम से आप एक्स्ट्रा पानी को हटा सकते हैं, ये भी आपका एक रहता है। बेस्ट प्रैक्टिस कंडीशन
अबव 500 मीटर्स एंड अबव मीन सी लेवल, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। मतलब 5000 मीटर के ऊपर अगर मान लो लेक्स बन रही हैं तो वो बड़ा चैलेंज है। पहले कि जैसे मान लो एक तो एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा फैक्टर बनता है, फिर कई सारे चीज़ें अगर आप बनाना चाह रहे हो, कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो इक्विपमेंट वहाँ कैसे लेके जाओगे, बड़ी तेज़ी से हवाएं आपकी चलती हैं, फिर उस कोई भी सिस्टम बना रहे हो उसको रन कैसे करोगे, ये सब बड़ा चैलेंज आपका बनता है। एंड यहाँ पे मतलब कुछ लेवल है, मतलब जैसे आप कुछ सिस्टम डेवलप भी कर रहे हो तो उसमें लेबर इंटेंसिव है, लेबर की भी जरूरत है, वहाँ तक जाएगा कौन, काम कैसे करेंगे। ऑल्दो कुछ लेवल पे हाई रिस्क जो लेक्स हैं वहाँ पे ज़रूर से डेवलप किया गया है, कुछ स्टेप्स जो है लिए गए हैं। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये एसोसिएटेड होता है, मतलब बड़े हिस्से में लेक बनी हुई है और वहाँ से पानी बह के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो पूरे तरीके से उनको नुकसान हो सकता है। एंड यहाँ पे कहा गया कि सफ़र सीरियस डैमेज लाइफ प्रॉपर्टी, क्योंकि इवेंट है जैसे अब सिक्किम में ही हुआ, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ लाइफ प्रॉपर्टी का है। और यहाँ पे लाइक इवन दे आर नॉट अवेयर कि अच्छा ऐसी कुछ स्थिति है। अगर मान लो उनको तुरंत बता दिया जाए कि अच्छी ऐसी स्थिति आ रही है, तो वो तुरंत प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत मैटर करता है, सेटेलाइट के माध्यम से थोड़ा सा नज़र रखना। एंड लगातार जैसे मान लो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या स्लोप चेंज हो रहा है, जैसे पहाड़ का स्लोप है उसमें कुछ बदलाव हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, एकदम से बारिश बहुत हो जाए या हीट वेव्स आ जाए, ये सब क्या है, एक बड़े हजार्ड्स हैं, ये बड़े एक आप कह सकते हैं कि डिज़ास्टर हैं जिनके नंबर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पानी से रिलेटेड हजार्ड या जो जियोफिजिकल मतलब जोग्राफिकल जो लोकेशन है वहाँ से रिलेटेड जो ये बड़े डिज़ास्टर्स हैं उनके नंबर बहुत बहुत तेज़ी से आपके जो है कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सो यहाँ पे ऑल्दो हम डेवलपमेंट नीड्स जैसे जो भी विकास कर रहे हैं हिल कम्युनिटीज़ के लिए, जो भी हम डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि डेवलपमेंट के साथ साथ डिज़ास्टर को भी कंसिडर करना है। आप बहुत सारा स्ट्रक्चर बना दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो और बाद में पता चला किसी डिज़ास्टर से वो सारा नाश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो क्या कर लोगे। तो यहाँ पे हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करें सरकार के द्वारा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो भी है चीज़ें हैं, इसमें हमें क्लाइमेट चेंज और कि बड़ा कोई डिज़ास्टर है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। अब एनडीएमए गाइडलाइंस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस अगर देखा जाए तो ये क्या कहता है, विद टेक्निकल ओवरव्यू ऑफ द हैजार्ड एंड रिस्क जोनेशन, मतलब आप पहले तो देखो कि क्या पॉसिबिलिटी है, डिजास्टर क्या पॉसिबिलिटी है उसको पूरा ओवरव्यू, फिर उसके बाद रिस्क कहाँ कहाँ है उसका एक जोन वाइज डिवाइड करके, एंड फिर उसको मॉनिटर करना और किस तरीके से उसमें कमी की जा सकती है, ये सब बातें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस में दे रखी हैं। एंड यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल एक तो मॉनिटरिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हाईलाइट किया गया है, वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। मान लो जो हाई रिस्क ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे एक वार्निंग सिस्टम भी होना चाहिए। सारी गवर्नमेंट और साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें साथ में आके इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुल भी हो सकता है और इसके इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल इवेंट हैज़ इकोनॉमिक बेनिफिट ओनली, ये बड़ा 15 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा है, 250 शब्द में लिख के पोस्ट करना। आकलन सीरीज़ का आप हिस्सा बनना और वहाँ पे आप अपना आंसर जो है इवेल्युएट करा सकते हो। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल स्टोर में, अभी iOS नहीं है, मतलब एप्पल और इस सब में नहीं चलेगा, और आप लैपटॉप में चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, चाहे कोई भी लैपटॉप हो तो लैपटॉप से आप एक्सेस कर सकते हो, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सौरभ पांडे जो CSE ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो इसमें आकलन सीरीज़ का ये कोर्स है, ये ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन जैसे ही अपलोड होगा रात को 10 साढ़े 10 बजे, तो आप अपना आंसर अपलोड कर सकते हो। उसका टेस्ट सीरीज़ अगर आप देखोगे तो ये एडवांस करंट अफेयर्स में नेक्स्ट टेस्ट आपका इस संडे को है रात को 9 बजे, तो प्लीज़ इसका हिस्सा आप बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टेस्ट हो चुका है, ऐसे 50 टेस्ट में कराऊंगा। इनकी फ्रिक्वेंसी प्रीलिम्स का जैसे एग्जाम हो रहेगा तो और बढ़ता चला जाए, वीक में 2, वीक में 3, इस टाइप से होगा। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल का भी आप हिस्सा बने और अपनी तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने प्रयास किया है कि जो कंटेंट है वो बढ़िया तरीके से आपको अवेलेबल हो, क्वालिटी कंटेंट हो और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही रहे, ऐसा प्रयास रहता है इस चैनल का, सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल का। और फिर जो ऐप के माध्यम से जहाँ पे चीज़ें आपको प्रोवाइड हो सकती हैं बढ़िया तरीके से, अफोर्डेबल आस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।